आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठ सकता है राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री की बेटी से छेड़खानी का मामला, पुलिस ने 3 और संदिग्धों को लिया हिरासत में। दिल्ली विधानसभा में आप भाजपा विधायकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक, संजीव झा बोले धमकाओ मत। सनातन पर टिप्पणी को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने साधा निशाना। बीएसपी में सभी पदों से हटाए जाने पर बोले आकाश आनंद, कहा बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर। यूक्रेन को लेकर रूस यूरोप में जंग के आसार, अमेरिका और यूरोप के बीच भी खिंची तलवार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। बजट सत्र में कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठा सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने मीडिया से बात करते हुए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये राज्य के 1.4 करोड़ लोगों की इच्छा है। मीर ने कहा कि ये लोगों की मांग है। बातें हाउस के अंदर, ये सारी बातें हाउस के अंदर होंगी ना, कोई नहीं। उन्होंने अपनी बात सामने रखी, ठीक है। वैसे आमतौर पे कोशिश तो ये की जाती है कि गवर्नर साहब या एलजी साहब के खुतबे के दौरान जो है डिसिप्लिन मेंटेन हो, तो फिर जो बातें हमें करनी होती हैं हाउस के अंदर करते हैं। अब चलें, हाउस के अंदर जब ये बातें आएंगी तो देखते हैं क्या करें। सर, वहीं उधमपुर ईस्ट के एमएलए जो पठानिया साहब है, उन्होंने कुछ हिंट दिया, कहा है कि बीजेपी और एनसी का गठबंधन हो सकता है, अलायंस हो सकता है। उनके हिंट देने से क्या है, ना हम कोई अलायंस करने पे बात कर रहे हैं, ना कोई गुंजाइश है, ना कोई जरूरत है, ना कहीं पे हमारी सोच में कोई इस तरह का कोई मिलने का कुछ रास्ता बनता है। जम्मू कश्मीर को ही ले लें, उनकी सोच और हमारी सोच जमीन आसमान का फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है, तो ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सर, बजट सेशन में कह रहे हैं कि स्टेटहुड पे भी बात होगी, जिस तरह कांग्रेस ने कहा है। क्यों नहीं होगी, सब चीजों पे बात होगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिस पे बात नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद के भाई ने कहा कि पिछले भाषण में एलजी साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने जो भी वादे किए हैं वो सब खोखले हैं, उनका झूठ नहीं सुनेंगे हम। पिछले एड्रेस में एलजी साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा, तो वो अपनी बात से मुकर गए। आज वो फिर वैसे थे एलजी इस सदन में शामिल हुए, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने के अंदर अंदर 2 सिविलियंस की जान चली गई, जिसमें मक्खन दीन और वसीम अहमद जो है, जो सोपोर के रहने वाले थे, उनकी जान गई। तो हम चाहते हैं कि उसमें इम्पार्शल प्रोब हो, उसमें जो है एक जांच हो, और ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि मक्खन दीन की फैमिली, उसकी बेवा और उसके वालिदैन जो है इस वक्त अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब एफआईआर कॉपी दी जाएगी। इस वक्त सरकार यहाँ पे डिजिटल एफआईआर और ई-एफआईआर की बात कर रही है, लेकिन उनको 6 फुट के नौजवान, 25 साल के नौजवान उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी फैमिलीज इस वक्त वेट कर रही हैं कि कब उन्हें एफआईआर दी जाएगी। एफआईआर कॉपी तक उन्हें नहीं दी जा रही है, और साथ ही साथ जो इन्होंने वादे किए हैं सब खोखले हैं। आज से 4 महीने पहले इन्होंने कहा था कि स्टेटहुड आएगी, इन्होंने दूसरी चीजों पे जो कहा था, फ्री बिजली आएगी। आप देख लीजिए इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर पूरे गुप्त अंधेरे में है, कहीं तामीर तरक्की का कोई नाम नहीं है। तो इस वजह से हम एहतिजाजन जो है हमने वॉकआउट किया, हम इनका ये झूठ नहीं सुन सकते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी-एससीपी नेता जितेंद्र आव्हाड हाथ में हथकड़ी पहनकर घूमते हुए दिखाई दिए। पत्रकारों ने हथकड़ी पहनने की वजह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से भारतीयों को ऐसे ही हथकड़ी लगाकर भेजा गया है। अप्रवासियों को वापस भेजे जाने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हथकड़ी पहनकर बाहर आया हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हमारे भारतीयों पर अन्याय किया जा रहा है। जिस तरह से उन्हें हथकड़ी में बांध कर लाया गया, उससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा है कि भारतीयों को अमेरिका में अन्याय का सामना करना पड़ा है, भारत में उन्हें बांध कर वापस भेजा जा रहा है, यहाँ पर वीजा की समस्या है, कोई भी भारतीय अमेरिका में सुरक्षित नहीं है। भारतीयों को इतनी मुश्किल उठानी पड़ रही है, लेकिन सरकार अमेरिका के बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने एनआरआई से मुलाकात कर उनकी मुश्किलों पर चर्चा की थी। उन्होंने निर्वासित लोगों को वापस लाने के लिए सरकार से सहायता का वादा भी किया था। धारीवाल की ओर से घोषणा की गई कि
सरकार निर्वासित लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार के मौके देगी। उन्होंने कहा है कि पंजाब के युवाओं को पहले से ही 50,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने पंजाब के औद्योगिक और इस्पात क्षेत्रों में आगामी निवेशों पर भी बातचीत, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाए जा सकें। कांग्रेस के एक नेता द्वारा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के वजन को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा हो गया है। लोगों ने कांग्रेस नेता को आड़े हाथों ले लिया। विवाद बढ़ता देख कांग्रेस नेता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया। हालांकि विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और भाजपा ने पूरी कांग्रेस को ही निशाने पर ले लिया है। इस दौरान कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसको किस तरीके मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते तो वो बॉडी शेविंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। मैं आज ये भी कहना चाहती हूँ, जब विराट कोहली ने शामी के साथ खड़े रहे थे तो कितना उनके ऊपर बीजेपी के लोग ने क्यों हमला किया। वो एक अच्छा कैप्टन है। वो जब कोई अपने उनके टीम में कोई जो कैच जब पकड़ते हैं, कोई बंदा कैच पकड़ते हैं, उसको जाके हग करते हैं। वो जब आगे से लीड करते हैं, वो रन स्कोर करते हैं विराट कोहली। और जैसे शामी को उसने समर्थन दिया, उनके अपने टीममेट को समर्थन दिया, वो एक कैप्टन करते हैं। और जब भी कोई और टीम, दूसरे टीम के प्लेयर अच्छे करते, वो उसको कॉम्प्लीमेंट भी करते हो। तो विराट मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा कैप्टन है। और उनको जो हमला किया था, हमला उनके खिलाफ बीजेपी ने बोल दिया था उस समय जब विराट ने समर्थन दिया शामी को, वो गलत था ना। वो क्यों उनको क्यों आक्रमण किया बीजेपी के लोग, वो गलत है। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? आप खुद भी एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं। हाँ, मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं, इसीलिए मैं फिटनेस के बारे में बोलती हूं। मैं फिट हूं और अभी आजकल नरेंद्र मोदी जी भी फिट इंडिया के बारे में बोलते हो, तो फिटनेस के बारे में मैंने कहा, उसमें क्या है? स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए ना। महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री की बेटी और उसकी सहेलियों का पीछा करने और वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 3 और संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इस केस में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। अब इस मामले पर एनसीपी-एससीपी विधायक रोहित पवार का बयान सामने आया है। देश के जो मंत्री है, उनकी बेटी अगर महाराष्ट्र में सेफ नहीं है, तो जो कॉमन मैन है उनकी बेटियां कैसे सेफ रहेंगी? और कल अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उनका स्टेटमेंट भी, मतलब मंत्री का स्टेटमेंट भी वही था कि अगर मेरी बच्ची, मतलब मैं मंत्री हूं और देश की मंत्री हूं, और मेरी बच्ची अगर सेफ नहीं है तो महाराष्ट्र में जो और लड़कियां हैं वो कैसे सेफ रहेगी? ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बहुत डेंजरस है। और ये जो चीज महाराष्ट्र में हो रही है, जैसे रेप हो रहे हैं, मतलब अगर पूना की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखो तो 126 दिन में 50 रेप वहां पे हुए हैं और बहुत सारे पॉस्को के केसेस वहां पे हुए। मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट की बात है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो ये जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ा है कुछ सालों से। सर, सेबी चीफ के ऊपर कोर्ट ने कहा है एफआईआर दर्ज की जाए माधवीपुरी बुच के ऊपर। ये मामला सामने आया, कल क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे अगर बताया हो तो वो तो करना पड़ेगा और सिर्फ एफआईआर करके रुकने की जरूरत नहीं। डिटेल में जाके क्या एग्जैक्टली हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि वो जो पद है सेबी, एक तो वो इंडिविजुअल बॉडी है, मैं खुद का उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर उसमें कोई बाहर से आके हस्तक्षेप करता है या बिजनेस में हस्तक्षेप करता है, वो अच्छी चीज नहीं है। इसलिए वो बहुत पावरफुल पद है और उस पद का इस्तेमाल अगर किसी के लिए या खुद के लिए वहां पे किया गया हो तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। दादा, आखिरी सवाल, इस्तीफा होना चाहिए दादा के मंत्री जो है उनका? देखो, अगर आप देखो, अगर आखा महाराष्ट्र है या पत्रकार है या अगर वो जो पीड़ित कुटुंब है, उन सबका कहना है कि इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, तो एक नैतिकता देखते हुए मंत्रियों ने दिखाना चाहिए कि भवनो हम नैतिकता है हमारे में, जब तक इंक्वायरी नहीं होता तब तक हम वहां पे राजीनामा देते हैं या वहां इस्तीफा देते हैं। लेकिन वैसे कुछ होते हुए देख नहीं सकती। 2 मंत्री है और बहुत सारे मंत्री है जिसपे अभी एलिगेशन होने वाला है। अभी उसके बाद सरकार ने कुछ तो दिखाना चाहिए कि हम नैतिकता समझने वाले और जानने वाले लोग हैं और
लेकिन आज हमारी अपेक्षा है कि दो जो नेता है, जो मंत्री है, उनका आज इस्तीफा लिया जाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीएसपी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजरानी का जमाना नहीं रह गया है। लोकतंत्र में कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। 1 साल में 4 बार उलटफेर हुआ है। कल जाकर आकाश आनंद को सारे पदों से मुक्त कर दिया गया और ये सब भाजपा के कहने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आकाश आनंद से कहना चाहता हूं कि वे अपने कार्यकर्ताओं सहित कांग्रेस में शामिल हों। राजा और रानी का जमाना यही रह गया। उत्तराधिकारी लोकतंत्र में कोई नहीं होता। 1 साल में 4 बार उलटफेर किया। लोकसभा चुनाव के पहले उत्तराधिकारी घोषित किया, लोकसभा के चुनाव में उतार दिया, फिर से जून में उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर से इसी फरवरी में उनको उत्तराधिकारी पद से उतारा और कल जाकर के सारे पदों से मुक्त कर दिया। ये क्या हो रहा है? और बीजेपी के कहने से सब हो रहा है। और मैं तो आह्वान करूंगा बीएसपी के जितने कार्यकर्ता हैं आकाश आनंद जी को कि कांग्रेस में आए और राहुल गांधी जी सम्मान देंगे उनको। लोकतंत्र और संविधान बचाने का काम करें। मायावती जी वर्षों से भयंकर डरी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने इन्होंने घुटने टेक दिया है और दलितों को ऐसे नेता को छोड़ देना चाहिए जो उनका नेता घुटने टेक दिया। और इस समय राहुल गांधी जी सबसे बड़े दलितों पिछड़ों के नेता हैं। आकाश आनंद सहित सारे कार्यकर्ता हैं और दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका नेता शरणम गच्छामी यानी पूरा घुटने टेक दे भारतीय जनता पार्टी के सामने, आरएसएस के सामने। हरियाणा कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 36 घंटे के बाद इस मामले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने हिमानी को लेकर कई खुलासे किए। पुलिस आरोपी की सूचना के आधार इस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। और उसका विश्वास अगर कोई तोड़ता है, मतलब कुछ भी एक भी लफ्ज गलत, तो वो उसके लिए मतलब एक्शन उठाती थी, चाहे वो मतलब कोई भी, चाहे वो उससे 4 गुना बड़ी उम्र का क्यों ना हो, वो किसी का भी मतलब गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या किया, जो पकड़ा गया है उसने भी कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसने एक्शन उठाया है तो उसके साथ कुछ गलत हादसा हुआ है। मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ, वो किसी का एक लफ्ज भी गलत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद, भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है, ये पहले भी 1-2 बार हुआ उसके साथ। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 45% से घटकर 28% रह गई है। मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 24 हो गई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। उनके तुष्टीकरण के लिए सरकार जो कर रही है उसकी परतें खुल रही हैं। देखिए, ये मैंने बहुत पहले से कहा है कि ये हमारे लिए एक चुनाव का मुद्दा नहीं है। संथाल परगना में 45% से घटकर 28% आदिवासियों की आबादी हो गई है और मुसलमानों की आबादी जो है वो 9% से बढ़कर 24% हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। अब उनके अपीजमेंट के लिए सरकार जो काम कर रही है उसकी परतें खुल रही हैं। चुनाव के हार जीत से इसका कोई मतलब नहीं है। अभी 2-3 चीजें लगातार हुई हैं। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था ये मुद्दा कि कई एक स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं, झारखंड सरकार के स्कूल हैं, उसमें उर्दू लिख दिया गया है
और उसमें छुट्टियां जो है वो रविवार के बदले पूरे देश भर में सारे स्कूल में कॉलेज में ऑफिसेस में छुट्टियां रविवार के दिन होती हैं। हम सभी मानते हैं रविवार को छुट्टी होती है। हिंदू जो है, जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र है तो वहां प्रतिपदा को और अमावस्या को या पूर्णिमा को जो है छुट्टी होती है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। यहां क्या हो रहा है, हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी नेपाल ये काम कर रहा है। हमारे यहां झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां की शुक्रवार को छुट्टी होती है रविवार के बदले स्कूलों में। यह मैंने मुद्दा उठाया, अभी जवाब आया है कि 648 स्कूल में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में जब उनकी समर्थित सरकार चल रही थी तो 2007 में एक नोटिफिकेशन कर दिया कि 648 स्कूल जो उर्दू जिनमें नाम है उनकी छुट्टियां जो है वो शुक्रवार को ही हुआ करेंगी, रविवार को नहीं होगी। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय यह है कि जो सरकारी स्कूल है, कई एक सरकारी स्कूल हैं जो कि जबरदस्ती उन्होंने, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है उसमें उन्होंने उर्दू लिख दिया, उसमें भी वही नियम लागू है। तो हजारों स्कूल ऐसे हैं झारखंड में जहां की छुट्टियां रविवार के बदले शुक्रवार को होती है। शिवसेना यूवीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि भारत में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी देश में बांग्लादेशी घुस रहे हैं, तो क्या भाजपा काम नहीं कर रही है? भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के लोग ही कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये सब नहीं कहा जाता था। खत्म नहीं हुए, वैसे ही राहुल गांधी और ममता बनर्जी को देखिए, वो क्या है ना कि हर एक चीज को पॉलिटिकल लेंस में देखते हैं और ये कंपैरिजन मुझे लगता है कि हर एक चीज को पॉलिटिकल लेंस में देखना। अभी तो भाजपा की सरकार है, 10 साल से भाजपा की सरकार है, तो भी बांग्लादेशी घुस रहे, तो फिर काम कौन नहीं कर रहा है? भाजपा नहीं काम कर रही है। अभी भाजपा की सरकार है, लेकिन भाजपा के लोग कहते हैं हिंदू खतरे में। कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं कहते थे, अभी भाजपा की सरकार है तो कहते हैं हिंदू खतरे में। तो फिर उन्होंने भी सोचना चाहिए कि क्या वो कह रहे हैं और क्या वो कहना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा में आज इस सदन की कार्रवाई शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पार्टी के विधायकों के बीच ये बहस उस समय हुई जब कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या सदन के समक्ष रख रहे थे। पूर्व विधायक ने संबंधित मसले में अनियमितताओं को देखते हुए सदन से जांच कराने की मांग की। इस पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने टोका, जिस पर भाजपा विधायक कुलवंत राणा भड़क उठे। देखिए, विकसित दिल्ली का प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है उसको साकार करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम चाहते हैं कि हर वर्गों से इसमें सुझाव आए और दिल्ली का एक बेहतर बजट दिल्ली के लिए दिया जा सके। उसके लिए हमने आज व्हाट्सएप नंबर भी सीएम साहिबा ने हमारे जारी किया और एक ईमेल आईडी भी दी है। हम चाहते हैं कि सब लोग उसके ऊपर अपने सुझाव भेजें, ज्यादा से ज्यादा सुझाव हमारे पे आए, हम उनको खंगालें और बेस्ट बजट जो है हम दिल्ली के लोगों को दे पाए। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है इस बारे में। जी बिल्कुल, एक ईमेल आईडी भी है, एक व्हाट्सएप नंबर, आप भी भेज सकते हैं अपने सुझाव। आपके टीवी चैनल के लोग भी जो सुन रहे हैं वो भेज सकते हैं, आपकी एजेंसी भी भेज सकते हैं, कोई भी भेज सकता है। और इससे क्या होगा कि दिल्ली के अंदर लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं इस सरकार से, लोग क्या चाहते हैं कि किस तरह का बजट हो, उसकी एक रूपरेखा मिलेगी और उस रूपरेखा पे ही हम अपने दिल्ली को, विकसित दिल्ली का जो सपना साकार कर सकते हैं। अभी तो हम दफ्तरों में भी नहीं बैठे और विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन उनकी घबराहट, क्योंकि वो 10 सालों में जो नालायकियां की हैं उनके घोटाले जब सामने आते हैं तो हंगामा करते हैं। आज भी हंगामा करेंगे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, आतिशी जी को नेता विपक्ष के साथ साथ उनको एक पद और मिलना चाहिए, हंगामा पार्टी के अध्यक्ष का पद भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो हंगामा ही करेंगे और उनके पास कोई उनके पास ना तो जवाब है इन घोटालों का, ना उनके पास हेल्थ घोटालों का जवाब है, ना उनके पास शराब घोटालों का जवाब है, ना उनके पास शीश महल का जवाब है, ना उनके पास ये लग्जरी बनाई ऑफिस का जवाब है। इसलिए वो हंगामे करते हैं और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कहते हैं हमारी जितनी भी योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, प्रधानमंत्री की गारंटी की गारंटी है, इसलिए हर वो योजना जो गरीब। भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने कैग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सदन का उद्देश्य राज्य की भलाई और सकारात्मक योजनाओं पर चर्चा करना है। विपक्ष अगर सरकार को काम करने नहीं देना चाहता तो ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने एजेंडे पर काम करेगी और कैग रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होगी। उपाध्याय ने विपक्ष से मर्यादित व्यवहार की अपील की और कहा कि सदन में अराजकता और मनमानी स्वीकार नहीं की जाएगी। सदन बहुत सारगर्भित चर्चा करने के लिए होता है। सदन उस राज्य की भलाई के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए होता है। किस तरीके से हम दिल्ली को बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या नई योजनाएं हो सकती हैं, ये पॉजिटिव चीजें हैं।
और ये सदन में जो अपोजिशन है या विपक्ष है उसको तय करना है। अगर विपक्ष ने ये तय कर रखा है कि उनको ना तो पहले काम किया और अब वर्तमान सरकार को काम करने नहीं देना है, तो ये तो संभव नहीं है। इस सरकार को काम करना है। हमने जो अपना एजेंडा तय किया था उन एजेंडे पर काम करेंगे। जिस प्रकार से अनियमितताएं तमाम क्षेत्रों में बढ़ती गई हैं, चाहे वो लेकर स्कैम था या दिल्ली की चिकित्सा की हालत है, हेल्थ पॉलिसी थी, उस पर सदन में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई थी और आज निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी। और जो विपक्ष के लोग हैं जिनको 3 दिन के लिए निलंबित किया गया था, उनको मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, संविधान संबद्ध व्यवहार करना चाहिए, उसके हिसाब से चर्चा में भाग लें और जो भी उनको कहना है वो सदन के पटल पर अध्यक्ष जी की अनुमति से करें। लेकिन ये नहीं होगा कि आप अराजकता करेंगे, आप अपनी मनमानी करेंगे, ये किसी भी सदन में चल नहीं सकता है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा को मानसिक स्वास्थ्य के इलाज की जरूरत है। ये रांची और आगरा में होता है। रांची में हमारी सरकार है, हम हरा देंगे, और आगरा में भाजपा की अपनी सरकार है, वो खुद करवा ले। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा सनातन धर्म के ठेकेदार हो गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा को मानसिक इलाज की आवश्यकता है। रांची में भी होता है, आगरा में भी होता है, और रांची में हमारी सरकार है, हम करा देंगे, नहीं तो आगरा में भाजपा की स्वयं की सरकार है, वो कर ले। हिंदू धर्म के क्या ठेकेदार हो गए हैं? सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? क्या हैसियत है उनकी? किस हैसियत से सनातन धर्म के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी कर रहे हैं? सनातन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा हेमंत बिस्वा शर्मा जी। और सनातन धर्म का के पीछे छुप करके जो भी पाप कर रहे हैं उनको भी धर्म का भी श्राप लगेगा और वो नरकगामी होंगे। आज की डेट में हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग और भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी पर या अन्य इंडिया गठबंधन के नेताओं पर गाली देकर के अपने दुकान जो चला रहे हैं, जनता इनकी दुकान जल्द बंद करेगी। असम से हेमंत बिस्वा शर्मा को पहले निकाला जाएगा जनता के द्वारा और उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को कहीं भी ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा जी अपनी चिंता करिए, सनातन धर्म की चिंता हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी कर लेंगे। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को अपने भतीजे आकाश आनंद की नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सारे पदों से छुट्टी कर देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके जीते जी कोई भी पार्टी का उत्तराधिकारी नहीं होगा। मायावती ने रविवार को लखनऊ में यूपी समेत ऑल इंडिया के सभी छोटे बड़े पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कई अहम फैसले लिए थे। इसी में उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का भी ऐलान किया था। इसके बाद इस पर आकाश आनंद का पहला बयान सामने आया है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में आकाश आनंद ने कहा है कि बहन जी का हर फैसला उनके लिए पत्थर की लकीर है और वो मायावती के हर फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न कभी भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने लिखा है, बहन मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा से काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार का बजट आज पेश होना है। बिहार की तस्वीर हमने बदली है, तकदीर बदलने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है जिसमें स्वास्थ्य का खास योगदान है। हमें मेडिकल कॉलेज खोलने हैं और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। बिहार का वार्षिक बजट आज पेश होना है। बिहार की तस्वीर हमने बदली है, तकदीर बदलने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज दिया है और मानव विकास सूचकांक, इसमें स्वास्थ्य का बड़ा योगदान है। तो हमको मेडिकल कॉलेज खोलना है, इमरजेंसी लैंडिंग हॉस्पिटल में हो, जिले के अंदर हो, इसकी व्यवस्था करना है। तो स्वाभाविक रूप से जो बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होना है, लोगों के जीवन दशा में बदलाव होना है। हमारा आंतरिक राजस्व शराबबंदी के बावजूद लगातार बढ़ रहा है। तो बिहार का बजट
हमारी उम्मीद है कि गांव के विकास केंद्रित रहेगा। हमको गांव और पंचायत को स्मार्ट बनाना है। लेकिन तेजस्वी यादव है वो बजट से पहले ही वो बोल रहे हैं कि मांग किया उन्होंने कि 2500 रुपये महीना महिला लोग को दे, मुफ्त में बिजली दे, माई बहन योजना जो मेरा है वो कॉपी करके कम से कम सरकार दे दे। अरे झारखंड से सीखे थे तक कुछ जेल यात्रा वाला न सीखते। आप कहाँ इस सब चक्कर में पड़ गए हैं। माई बहन योजना, और जब माँ बहन नरसंहार में मारी जा रही तो उसका अब जस कौन लेगा। 67,000 से ज्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्या की घटना हुई उस समय लालू जी राबड़ी जी के राज में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। और मां बहन का सुहाग उजाड़ने के लिए एक राजनीतिक मंशा के तहत 46 करोड़ 64 लाख रुपया बिहार शराबबंदी वाले राज्य में शराब की कंपनियों से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में लिया। उसका गुनाहगार कौन है। फ्री में अपने चाचा के परिवार को तो नौकरी देवे नहीं किया। यूक्रेन संकट अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिका अब ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से हटाने की संभावनाओं पर विचार कर रहा है, जबकि यूरोप विशेष रूप से ब्रिटेन और फ्रांस ज़ेलेंस्की की सत्ता को बचाने और यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के लिए तैयार है। लंदन में हुई एक आपात बैठक में लिए गए फैसलों से ये स्पष्ट हो गया है कि पश्चिमी जगत अब दो धड़ों में बंट गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई इस बैठक में फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, कनाडा, यूरोपीय संघ और नाटो के शीर्ष नेता शामिल हुए। इसमें यूक्रेन को समर्थन देने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हुई। इस बैठक से 4 प्रमुख संभावनाएं निकलकर सामने आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह कहा है कि वाशिंगटन को अब जेलेंस्की पर भरोसा नहीं रहा है। वॉर्स ने संकेत दिया है कि जेलेंस्की शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है और अगर उनकी व्यक्तिगत या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं युद्ध खत्म करने के आड़े हैं तो अमेरिका को नई लीडरशिप पर विचार करना पड़ेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस दोनों को समझौता करना होगा। ऐसे में अगर अमेरिका जेलेंस्की को हटाने का प्रयास करता है तो यूरोप इसे रूस के सामने आत्मसमर्पण मान सकता है। जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा है कि रूस की शर्तों पर युद्ध समाप्त करना स्वीकार्य नहीं होगा। ब्रिटेन और फ्रांस ने कोलिशन ऑफ विलिंग्स नाम से एक नई सैन्य गठबंधन पहल की घोषणा की है। इस पहल के तहत युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोपीय देशों की सेनाएं यूक्रेन में तैनात की जाएंगी ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा है जो देश यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं उन्हें तुरंत ठोस कदम उठाने होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि यूरोपीय सेना को युद्ध समाप्त होने के बाद यूक्रेन में तैनात किया जाएगा। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।